स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं हूं निक्की पंडित और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन सी के बचे हुए क्वेश्चन। ठीक है, पार्ट 1 में ऑलरेडी हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। अब हमारा सेक्शन सी का पार्ट 2 में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं फिर। पहला क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन में क्या है, गिव रीजन फॉर एनी 3 ऑफ दी फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। इसमें क्या है, इन 4 क्वेश्चंस में से किन्हीं 3 के आंसर करने हैं आपको एग्जाम में, बट अभी हम डिस्कस सारे ही क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एनिलीन इज एसिटिलेटेड बिफोर नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन करने से पहले एनिलीन को एसिटिलेटेड क्यों किया जाता है, उसके ऊपर मास्क क्यों लगाया जाता है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं मास्क लगाने की जरूरत क्यों पड़ी एनिलीन को, है ना। तो हम नॉर्मल रिएक्शन करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने बना दिया है एनिलीन, इसका नॉर्मल रिएक्शन करेंगे, नाइट्रेशन करेंगे। किसकी प्रेजेंस में होता है इसका नाइट्रेशन, कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पे होगा क्या, जो ये एनिलीन है, एनिलीन के पास लोन पेयर होता है ना। ये इतना ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है कि ऑर्थो और पैरा के बजाय, ये ऑर्थो पैरा तो रिएक्शन हमको देता है ये प्रोडक्ट, बट ऑर्थो और पैरा के साथ साथ ये मेटा प्रोडक्ट भी देता है हमको। और मेटा प्रोडक्ट भी कोई छोटा मोटा नहीं, 47% मेटा प्रोडक्ट देता है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे जो एनिलीन है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है, इसकी वजह से हमें 3 प्रोडक्ट मिलते हैं। कौन कौन से हैं वो 3 प्रोडक्ट, यहाँ पे एक तो हमारा ये एनिलीन ऐसा ही रहेगा, उसके बाद एक NO2 लगेगा ऑर्थो पे, दूसरा NO2 लगेगा कहाँ पे, मेटा पोजीशन पे, ये NH2 है और यहाँ पे आएगा NO2, और थर्ड जो प्रोडक्ट मिलेगा हमको वो है NH2 एंड पैरा पे आएगा NO2 ग्रुप। इनके नेमिंग कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। ये है हमारा मेटा नाइट्रो एनिलीन, और लास्ट है हमारा पैरा नाइट्रो एनिलीन। ये हमारा जो रिएक्शन है ये बिफोर एसिटिलेशन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको एसिटिलेटेड कर देंगे, यानी कि इसके ऊपर मास्क लगा देंगे। इसकी जो रिएक्टिविटी है उसको स्लो करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर मास्किंग रिएजेंट का यूज करते हैं, ताकि जो हमें प्रोडक्ट चाहिए ऑर्थो और मेटा पे वही हमें मिले। ठीक है, अब इसको हम मास्क कैसे करेंगे, इसकी रिएक्शन करा देंगे हम एसिटिल क्लोराइड के साथ, यानी कि CH3COCl के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जो ये NH2 ग्रुप है तो ठीक से लिख लेते हैं, NH और H, इसके ऊपर है लोन पेयर। अब होगा क्या, जब यहाँ से ये क्लोरीन निकलेगा, सिंगल बॉन्ड है, जब यहाँ से ये क्लोरीन निकलेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन तो लेके जाएगा ही, साथ में कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है। जब वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा तो क्लोरीन के पास हो जाएगा ज्यादा चार्ज, तो वो कैसा बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा नेगेटिव, है ना, उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ से निकल गया। अब क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके गया है वो, तो कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। ठीक है, अब इस एनिलीन से क्या होता है, एक हाइड्रोजन जब रिमूव होगा तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जाता है। ठीक है, वो क्या करेगा, सॉरी अपने इलेक्ट्रॉन तो लेके चला जाएगा, वो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलके बना लेंगे HCl। ठीक है, और क्योंकि इसके ऊपर होता है लोन पेयर, इस लोन पेयर को दिखेगा ये कार्बोकैटायन और ये कर देगा इस पे अटैक। अटैक करते ही क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे है NH, उसके पास ऑलरेडी था, ये कार्बोकैटायन डायरेक्टली अटैच हो जाएगा अब इस नाइट्रोजन के साथ, तो इसके साथ हो जाएगा N, फिर C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा एसिटिलेटेड एनिलीन। अब इसके साथ हम रिएक्शन अगर कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो हमें मिलेगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन।
इसकी रिएक्शन करा देते हैं हम कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो मिलेगा हमें NH डबल बॉन्ड O CH3। एक हमें मिलेगा ऑर्थो पे, ठीक है, प्रोडक्ट, और दूसरा हमें पैरा प्रोडक्ट मिलेगा C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे H है। एक हमें मिलेगा पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। अब इतना हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन मिलने के बाद क्या करेंगे, हम जो भी हमने मास्किंग रिएजेंट लगाया है उसको हम रिमूव कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ वार्म वाटर, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। यहाँ पे देखो, ये जो हमने मास्किंग रिएजेंट लगाया है ना, ये इस एनिलीन की जो रिएक्टिविटी है उसको 50% तक कम कर देता है, क्योंकि एनिलीन की टेंडेंसी है जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है वो क्या करता है, वो अपना लोन पेयर डोनेट करेगा अपने ग्रुप के अंदर डोनेट करेगा, तो रिएक्टिविटी उसकी हाई हो जाएगी, वो ग्रुप को क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। लेकिन यहाँ पे जब उसको दिखेगा कि एक और कार्बन है जिसको वो अपना लोन पेयर दे सकता है, तो वो क्या करेगा, 50% चांसेस होंगे कि वो अपना लोन पेयर इस वाले कार्बन को दे, और 50% चांसेस होंगे कि वो अपना लोन पेयर अपने ही ग्रुप को दे, यानी कि इसी बेंजीन ग्रुप को दे, तो जिससे इसकी रिएक्टिविटी स्लो हो जाएगी और जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका बी पार्ट है, pKb ऑफ एनिलीन इज लोअर देन द M नाइट्रो एनिलीन। pKb क्या होता है, देखो, अगर कोई ज्यादा बेसिक है तो उसका pKb होगा वो कम हो जाएगा, अगर कोई कम बेसिक है तो उसका pKb जो है वो ज्यादा हो जाएगा। pKb इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Kb। यहाँ पे जो है pKb इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Kb। Kb होता है वो बेसिक कैरेक्टर को बताता है, तो जिसका Kb जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा बेसिक होगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा मतलब है कि जो एनिलीन है, एनिलीन इज मोर बेसिक, एनिलीन इज मोर बेसिक देन क्या है, M नाइट्रो एनिलीन। अब ऐसा कैसे है कि एनिलीन ज्यादा बेसिक है M नाइट्रो एनिलीन से, इसका हमें इसके स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही पता चलेगा। स्ट्रक्चर बना लेते हैं फटाफट से। फिर ये है एनिलीन, ये तो बेसिक है ही। दूसरा है, यहाँ पे एनिलीन बनाया है, उसके बाद है M पे, मेटा पे है NO2 ग्रुप। देखो अभी क्या है, सिमिलर कितना है, ये पूरा ग्रुप और ये ग्रुप दोनों सिमिलर है। यहाँ पे डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, NO2 ग्रुप की वजह से यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो देखते हैं NO2 ग्रुप ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से M नाइट्रो एनिलीन की जो बेसिसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे जो NO2 ग्रुप है ये है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। तो ये क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। जब इलेक्ट्रॉन को लेगा तो क्या होगा, इस बेंजीन ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी कमी, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा ये ग्रुप। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो जब कहीं पे भी अटैच हो जाए वो एसिडिटी नेचर को इंक्रीज करते हैं। जहां पे एसिडिटी इंक्रीज होगा वहां पे बेसिसिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, NO2 ग्रुप ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है। जो माइनस आई इफेक्ट शो करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, बेसिसिटी को डिक्रीज कर देते हैं। तो इसके पीछे का रीजन यही है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम सी पार्ट पे। सी पार्ट है इसका, प्राइमरी अमाइंस ऑन ट्रीटमेंट विथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड forms a product which is soluble in NaOH. However, secondary amines give product which is insoluble in NaOH. ये वाला रिएक्शन आप लोगों ने किया होगा जब आपने अमाइंस चैप्टर पढ़ा होगा। ये एक टेस्ट है, कौन सा टेस्ट है, हिंसबर्ग टेस्ट, है ना। हिंसबर्ग रिएजेंट सुना है, यही है हिंसबर्ग टेस्ट, जहां पे हम 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइंस में डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्राइमरी अमाइन होगा, जो 1 डिग्री अमाइन होगा, जब उसका ट्रीटमेंट करेंगे हम बेंजीन
सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, तो वो क्या होगा, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा वाटर सॉल्युबल होगा। लेकिन वही अगर हमने 2 डिग्री अमाइन ले लिया, उसका हमने रिएक्शन कराया, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो वाटर इनसॉल्युबल होगा। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, सबसे पहले लिख लेंगे हम इसकी रिएक्शन कर लेते हैं। प्राइमरी अमाइंस ले लेते हैं R NH2, प्राइमरी अमाइंस की रिएक्शन कराएंगे हम बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसको हम हेंसबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं, SO2Cl। ठीक है, अब क्या होगा देखो, इसको ठीक से लिख लेते हैं। ये है हमारा NH और H, ये है लोन पेयर। यहां से क्या होगा, जब यहां से Cl निकलेगा तो ये इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, सेम पिछले वाले की तरह है, और यहाँ से H निकलेगा, इसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये यहाँ से HCl निकल जाएगा, ये यहाँ से निकल गया HCl, इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन होता है। ठीक है, एक बेसिक नेचर की प्रेजेंस में इसको किया जाता है। अब HCl निकल गया तो S के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब देखो फिर से यहाँ पे लोन पेयर है, इस लोन पेयर को पॉजिटिव चार्ज दिखेगा और ये इस पे कर लेगा अटैक। अब क्या बनेगा, यहाँ पे ये बेंजीन है, इसके साथ 2S, और पॉजिटिव चार्ज की जगह ये पूरा N ग्रुप आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो N के पास एक H है और दूसरा कोई भी एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो N के साथ H अटैच है, ठीक है, इसकी जब हम फर्दर रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ इस रिएक्शन की, तो ये जो H है ना, ये क्या है, ये एक एसिडिक है। ठीक है, जब ये यहाँ से निकलेगा, ये जो एसिडिक प्रोटोन है, ये जो नाइट्रोजन है, ये एसिडिक प्रोटोन रिलीज करेगा, H पॉजिटिव को यहाँ से रिलीज करेगा। ये एसिड इस बेस के साथ जब रिएक्ट करेगा तो वो इजीली सॉल्युबल हो जाएगा वाटर में। लेकिन वहीं अगर हम 2 डिग्री अमाइन की बात करें, यानी कि R2NH, इसकी बात करें, इसका रिएक्शन कराएं हम अगर बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ SOCl, तो क्या होगा, यहाँ से HCl तो निकलेगा ही निकलेगा। अब जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पे हमारा, यहाँ से HCl निकल गया, अब देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, SO2 और N, और यहाँ पे है R एंड R। अब देखो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, एसिड नहीं है, तो बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, और जब बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो वाटर सॉल्युबल नहीं होगा। तो यहाँ पे जो प्राइमरी अमाइंस वाटर सॉल्युबल होता है, क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री के पास हाइड्रोजन अवेलेबल होता है जो NaOH को न्यूट्रलाइज करने के काम आता है। ठीक है, इसीलिए 2 डिग्री जो है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या हो जाएगा, N, यहाँ पे हो जाएगा इसका नाम, ये कोई भी एल्काइल ग्रुप है तो N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। तो हमने कर लिया है सी पार्ट भी कंप्लीट। डी की अगर हम बात करें, इसको रब कर रही हूं मैं, इसमें क्या है, डी, एनिलीन डज नॉट रिएक्ट विथ मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एनिलीन क्यों इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, जबकि आपने हेलोइल्कीन्स और हेलोइरीन्स वाले चैप्टर में देखा होगा ये रिएक्शन होती है ना, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं हो रही है रिएक्शन, उसके पीछे का रीजन देखो। जो एनिलीन होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, ये है हमारा एनिलीन, ये बिहेव करता है लुईस बेस के जैसे। ठीक है, जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे मिथाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ पे जो AlCl3 है ना, ये एक्ट करता है लुईस एसिड की तरह। ठीक है, तो अब देखो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तब वो बनाएंगे सॉल्ट,
है ना, वो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे भी एक एसिड है और बेस है, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए था, इस एनिलीन को रिएक्ट करना चाहिए था CH3Cl के साथ, तो ये CH3Cl के साथ रिएक्ट ना करके AlCl3 के साथ रिएक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए था वो यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं मिलता है और यहाँ पे बन जाता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन एनिलीन कभी भी मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। उसके पीछे का रीजन है ये एनहाइड्रस AlCl3। ओके, तो यहाँ पे हमने कर लिया है क्वेश्चन 29 कंप्लीट, चारों पार्ट कर लिए हमने। बट आप एग्जाम में आपको क्या करना पड़ेगा, किसी 3 का ही आंसर करना पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 30। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 2-cyclohexyl chloroethane undergoes a dehydrohalogenation reaction. Name the reagent which is used to carry out of the reaction. तो इसमें हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है और रिएक्शन बताना है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे 2-cyclohexyl chloroethene का, साइक्लो। ठीक है, ये हमारा ए पार्ट है। सबसे पहले हमने साइक्लो बना लिया, इसमें है इथीन है, यानी कि इथेन CH2CH2Cl, ये है हमारा 2-cyclohexyl chloroethane का हमने बनाया है स्ट्रक्चर। अब इसका हम करा रहे हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होता है, यहाँ पे होगा हमारा बीटा एलिमिनेशन, यहाँ पे होगा बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन में क्या होगा, देखो बीटा होता क्या है, अल्फा कार्बन, जहां पे ये CH2 है, ये इसी के साथ क्लोरीन अटैच है, तो ये हो गया अल्फा कार्बन। इसी के जस्ट बाद वाला जो कार्बन है ये है बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से निकलेगा यहाँ पे क्लोरीन और बीटा कार्बन से निकलेगा हाइड्रोजन। तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा हमारा HCl निकल गया। बट ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ये होता है हमारा एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में बनता है हमारा इथीन। ठीक है, यानी कि डबल बॉन्ड आ जाता है, यहाँ पे 2 थे इसलिए मैंने यहाँ पे इथीन बोला। तो यहाँ पे बन जाएगा, ये साइक्लोहेक्सेन है ही, देखो यहाँ से निकला H और यहाँ से निकला Cl, तो इनके बीच में आ जाएगा एक डबल बॉन्ड, तो बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये हमारा बन गया। इसके साथ ये, और इसमें पूछे नेम द रिएजेंट विच इज यूज्ड टू कैरी आउट ऑफ दिस रिएक्शन। कौन सा रिएजेंट है, तो यहाँ पे हमने रिएजेंट लिया है एल्कोहलिक KOH, यानी कि इथेनोइक KOH भी आप इसको बोल सकते हो। और इसमें कुछ पूछ रहे हैं, नेम द रिएजेंट हो गया हमारा। ओके, इसके बाद इसका नाम अगर हम लिख लें तो ये क्या हो जाएगा, 1-cyclohexyl इथीन। यहाँ पे हमारा इथीन से क्या बन गया, इथीन बन गया, 1-cyclohexyl इथीन। अब है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट है व्हाई आर हेलोएल्केन्स more reactive towards nucleophilic substitution reaction than haloarenes and vinyl halide। जो यहाँ पे हेलोएल्केन्स है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके पीछे का क्या रीजन है, जबकि ये जो हेलोएरीन्स होते हैं और जो विनाइल हैलाइड होते हैं वो उतने नहीं होते रिएक्टिव। तो देखो यहाँ पे अगर मैं कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लूं और इस पे न्यूक्लियोफाइल्स का अटैक करा दूं, तो यहाँ पे R और X के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल जाके वहां पे अटैक करेगा और वहां पे जो भी एल्काइल ग्रुप है वो इजीली सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम हेलोएरीन्स की बात करें तो यहाँ पे मैं क्लोरोबेंजीन ले लेती हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लोरोबेंजीन लिया और किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया तो ये क्लोरोबेंजीन है, इसमें क्या होगा, इसके बनेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जब आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए होंगे तब आपने देखा होगा कि यहाँ पे
कुछ इसके जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेंगे वहां पे इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है, इस C और Cl के बीच में आ जाता है डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से ये बॉन्ड ब्रेक करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है, यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाता है। तो पार्शियली डबल बॉन्ड आने की वजह से जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं हो पाता है, और जो रिएक्शन है वो उसको करवाने में क्या हो जाता है, वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा, रिएक्शन इजीली नहीं हो पाएगी इस पार्शियली डबल बॉन्ड की वजह से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हाई हेलोएल्कीन्स मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे पार्शियली बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। विनाइल की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH Cl, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन इतनी इजीली प्रोसीड नहीं हो पाएगी। तो इसके पीछे का रीजन है ड्यू टू पार्शियली डबल बॉन्ड, ड्यू टू पार्शियली डबल बॉन्ड, ठीक है, इन हेलोएरीन्स एंड क्या है, विनाइलिक हैलाइड। और ये रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बी पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इसी का है 30 का और पार्ट। तो यहाँ पे है क्वेश्चन, नेम द पॉसिबल एल्कीन्स व्हिच विल यील्ड 1-chloro-1-methyl cyclohexane on their reaction with HCl. Write the reactions involved. यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रोडक्ट आपको गिवन है, यहाँ पे अब आपको बताना है कि किससे ये प्रोडक्ट बना है, पूरी रिएक्शन आपको बतानी है। तो जो भी हमें गिवन है वो लिख लेते हैं, 1-chloro-1-methyl cyclohexane हो जाएगा हमारा, 1 पे ही मिथाइल ग्रुप है, 1 पे ही क्लोरीन ग्रुप है, क्या है नाम, 1-chloro-1-methyl cyclohexane। अब क्या है, किससे रिएक्शन कराया है कि ये बना है, इसमें रिएक्शन हमने कराया है HCl के साथ। अब बताओ इसमें रिएक्टेंट क्या बनेगा, ठीक है, इसमें रिएक्टेंट पूछा है कि किससे ये प्रोडक्ट बना है, हमें रिएक्टेंट इसमें बताना है। तो देखो ये रिएक्शन कुछ देखी सी लग रही है, अगर आप लोगों ने MCQ देखा होगा, है ना, जो कि किया ही होगा ऑफ कोर्स आप लोगों ने, फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था हमने, फर्स्ट MCQ में हमें रिएक्टेंट गिवन था, प्रोडक्ट बताना है। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट गिवन है, रिएक्टेंट बताना है, ठीक है। तो वहां पे भी हमने क्या किया था, कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में किया था, और ZnCl2 की प्रेजेंस में हमने ये रिएक्शन को कंप्लीट किया था। और उसमें हमने रिएक्टेंट क्या लिया था, वहां पे हमारा जो रिएक्टेंट था वो कुछ ऐसा था। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो HCl होगा, H वाला बॉन्ड तो चला जाएगा, देखो इस वाले हाइड्रोजन के पास, क्योंकि जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस वाले हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, ठीक है, एक बॉन्ड, तो ये एक बॉन्ड बनाएगा H के साथ। अब क्योंकि ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो इस कार्बन का भी था और इस कार्बन का भी था, तो इस वाले कार्बन के पास आ जाएगा ये क्लोरीन, तो हमारा क्या बन जाएगा, 1 पे ही मिथाइल ग्रुप भी है और 1 पे ही क्लोरीन भी है। तो यहाँ पे जो हमें रिएक्टेंट मिलेगा वो कुछ इस टाइप का मिलेगा, बेंजीन है, ये साइक्लोहेक्सेन है, और यहाँ पे ये हमारा CH3 और ये यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड, यानी कि 1-methyl साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे कहा है ना, एक ऐसा एल्कीन बताना है, तो क्या कौन सा एल्कीन है ये, 1-methyl साइक्लोहेक्सेन का रिएक्शन जब हम HCl के साथ कराएंगे तो H बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक जाएगा Cl और एक पे आएगा H, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा 1-chloro-1-methyl cyclohexane। इसमें एक और रिएक्टेंट भी हो सकता है, वहां पे हमने 2 प्रोडक्ट बने थे हमारे, तो एक क्या था हमारा, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2, ये भी एक यहाँ पे रिएक्टेंट हो सकता है, इससे भी हमारा क्या बनेगा, जब HCl के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो भी हमारा 1-chloro-1-methyl cyclohexane ही बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा A पार्ट है जो कि कंप्लीट हो चुका है।
अब चलते हैं इसी के बी पार्ट पे। इसका बी पार्ट क्या है? एलाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड मोर रेडिली देन एन प्रोपाइल क्लोराइड। वाई? जो एलाइल क्लोराइड है वो इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है किसके कंपैरिजन में? एन प्रोपाइल क्लोराइड की कंपैरिजन में। ये अब हमें कैसे पता चलेगा? इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि ऐसा क्यों है। एलाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आएगा हमारा क्लोरीन। ठीक है, ये हमारा एलाइल है। एलाइल वाले में नहीं, यहाँ पे एक और CH2 आएगा, फिर CH, फिर हमारा आएगा यहाँ पे CH2, फिर Cl। एलाइल में क्या होता है कि डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ अगर कोई हेलोजन अटैच है उसको हम बोलेंगे एलाइलिक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऐसा कुछ एनालिक विनालिक नहीं है, सीधा एन प्रोपाइल क्लोराइड दे दिया है। तो CH3 CH2 CH2 Cl, ये हमारा एन प्रोपाइल क्लोराइड बन गया। अब देखो, जैसे ही यहाँ से क्लोरीन निकलेगा नेगेटिव चार्ज लेके, इस CH2 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, ये क्या करेगा? ये रेजोनेंस करना स्टार्ट कर देगा। ये रेजोनेंस करेगा तो एक बार ये पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन बना था इस CH2 पे, एक बार कैसे बनेगा? देखो, एक बार बनेगा हमारा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड, फिर CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा CH2, यहाँ पे CH है, CH डबल बॉन्ड CH2, एक हमारा कार्बोकेटाइन फिर इस वाले कार्बन पे आ गया। ठीक है, अब देखो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस बन रहा है। रेजोनेंस से क्या होता है, जो रिएक्शन है वो थोड़ी ज्यादा फास्ट हो जाएगी, और जो कार्बोकेटाइन है यहाँ पे क्या है, जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल है। कार्बोकेटाइन स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो जैसे ही ये क्लोरीन निकलेगा इसके ऊपर भी तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए हमारे पास रेजोनेंस नहीं है, और ये कैसा कटायन बन रहा है? ये 1 डिग्री कटायन बन रहा है। तो 1 डिग्री जो कटायन होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से ये जो रिएक्शन है ये फास्ट रिएक्शन देगा इसके कंपैरिजन में। तो ये इसका बी का आंसर हो गया है। अगर हम इसका और हाइड्रोलिसिस करा दें, अगर इसका हाइड्रोलिसिस कराएं हम तो क्या बनेगा? HOH। हाइड्रोलिसिस करने पे बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2OH। ठीक है, और इसका भी अगर मैं हाइड्रोलिसिस करा दूं HOH तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? प्रोप, यहां से काउंट करेंगे 1 2, प्रोप 2 इन 1 ओल। ठीक है, और यहाँ पे हमारा सीधा बनेगा प्रोपेनोल, PROPANOL, प्रोपेनोल। ठीक है, तो ये हमारा बन गया प्रोडक्ट, ये दोनों। यहाँ से हमने बी पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से हमने क्या किया, पूरा सी पार्ट के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे हमने सेक्शन सी के सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे सेक्शन डी के क्वेश्चंस डिस्कस। ओके, थैंक यू।